ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृध कस्य स्वीद्धनं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ईश्वर सर्वभूतानां हृद्दिश्येऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। आज के इस मनोहर रंगशाला में तशरीफ लाए हुए सभी छात्रगण और अध्यापकगण को हमारा स्नेहिल जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ कुशल होंगे। प्रवचन का आगाज करने से पहले मैं राम भाई, किशन भाई और जिग्नेश भाई, तुषार भाई और आशीष भाई सभी को तहे दिल से शुक्रता ज्ञापित करना चाहूँगा। सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आज हम कुछ ऐसे गणमान्य विषयों पर परिचर्चा करेंगे, कुछ ऐसे विषयों पर हम परिचर्चा करेंगे। यदि आप इसमें से किसी एक बात को भी अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो आपके जीवन में वाकई इनकलाबी तब्दीली आएगी। Today's session will not only be informative but very transformative as well, with the stipulation that if you implement at least one point in your life, आपको आज के इस प्रवचन में से आपको जो भी बात अच्छी लगे उसमें से एक बात को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना? उसके पहले pre-eminently I would relish to express my unequivocal and bona fide gratitude to Ram Bhai, Kishan Bhai, Jignesh Bhai, Tushar Bhai, Ashish Bhai for exhibiting such monumental sentiments towards me. Ram Bhai and his entire congenial family is not only judicious but very sentimental and spiritual as well. He is a man brimming with simplicity and spirituality. And I'm delighted to hearken that Radiant International School houses approximately 400 faculty members and approximately 8,000 students. So are you guys ready now? Yes. Okay. पहले पॉइंट पर मैं ये बात करना चाहूँगा, यदि आपको जीवन में सफल बनना हो, यदि आपको अपने जीवन में किसी भी किस्म की तरक्की करनी हो, तो आपके जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? एक लक्ष्य होना आपके जीवन में बेहद अनिवार्य है, बेहद लाजिम है। आप कहेंगे स्वामी जी आप इतनी छोटी उम्र में हमें लक्ष्य रखने के लिए क्यों कहते हैं? हमारे पिताजी भी 45 साल के हो गए, वो भी सुबह शाम इधर उधर भटक रहे हैं, उनके जीवन में भी किसी किस्म का लक्ष्य नहीं है, और आप हमें इतनी छोटी उम्र में लक्ष्य रखने के लिए क्यों कहते हैं? लेकिन
मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में इसी उम्र में किसी भी किस्म का लक्ष्य होगा तो आप सफलता को यथाशीघ्र छू सकेंगे। अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट में एक जेसिका कॉक्स नाम की एक लड़की है। क्या नाम है उनका? जेसिका कॉक्स। एरिज़ोना स्टेट में अमेरिका में वो रहती है। वो जब छोटी सी थी तो उनके जीवन में एक लक्ष्य था। उनके जीवन में एक लक्ष्य था। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, शी वाज स्टडीइंग इन 5th ग्रेड, तो स्कूल के टीचर सभी को पूछ रहे थे कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो टीचर सभी स्टूडेंट्स को पूछ रहे थे। तो कई स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हमें डॉक्टर बनना है, कोई बता रहे थे हमें इंजीनियर बनना है, कोई बता रहे थे हमें आर्किटेक्ट बनना है, कोई बता रहे थे हमें IAS IPS ऑफिसर्स बनना है। फिर जब जेसिका की बारी आई तो टीचर ने पूछा, जेसिका व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन योर लाइफ? तो जेसिका ने मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीरता अभी तो निडरता पूर्वक कहा, आई वुड लाइक टू बी ए पायलट। स्कूल के सभी छात्रगण उनका परिहास करने लगे, उनकी दिल्लगी करने लगे, उनकी मजाक करने लगे। जानते हैं क्यों? बिकॉज जेसिका वॉज बोर्न विदाउट हैंड्स। शी वॉज कॉल्ड द आर्मलेस गर्ल। उनको दोनों हाथ नहीं थे, दोनों भुजाएं नहीं थी। इसलिए स्कूल में जैसे ही उन्होंने ये उत्तर दिया कि आई वुड लाइक टू बी ए पायलट, तो पूरी स्कूल में सन्नाटा छा गया और कुछ लोग तो उनका परिहास और दिल्लगी करने लगे। लेकिन जेसिका ने, जितने भी लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे, जेसिका ने उनको रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स दिया। देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। जेसिका ने उनको रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स दिया। जब कोई भी व्यक्ति आपका अपमान करता है, जब कोई भी व्यक्ति आपका तिरस्कार करता है, कोई भी व्यक्ति आपकी दिल्लगी करता है, तब यदि आप उस अपमान का जवाब देने में अपना समय नहीं बिगाड़ते, देन यू आर रिस्पॉन्डिंग। यदि आप, कोई भी व्यक्ति आपका अपमान करता है, आपका तिरस्कार करता है और आप भी सामने उसका अपमान करने में समय बिगाड़ते हैं, देन यू आर रिएक्टिंग। और याद रखना, जितने भी लोग रिएक्ट करते हैं वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में सफलता को हासिल नहीं कर पाते। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे शिकागो में, तो हमारा एक करीब का मित्र था जिसका नाम था क्रिस। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन लेकर फिर एक कैफेटेरिया में 15-20 स्टूडेंट्स बैठे थे और यकायक एक दूसरा स्टूडेंट आ जाता है और ये क्रिस का अपमान करने लगता है। 15-20 स्टूडेंट्स के सामने यकायक एक दूसरा लड़का आता है और क्रिस का तिरस्कार करने लगता है। उसको कहने लगता है, यू डोंकी, यू इडियट, यू फुलिश। तो फिर सबने पूछा, आप इसको फुलिश क्यों कहते हैं, आप इसको डोंकी क्यों कहते हैं? तो फिर उस लड़के ने कहा कि इसको छोटा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना भी नहीं आता, इसलिए मैं उसको डोंकी कहता हूँ। फिर क्रिस ने इसके बदले में हल्की सी मुस्कुराहट दी उसको। क्रिस ने उस लड़के को हल्की सी मुस्कुराहट दी, कोई भी प्रकार का किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। फिर सब छात्रगण चले गए, वो लड़का जो अपमान करने वाला था वो भी चला गया। फिर मैंने क्रिस को पूछा, डोंट यू फील ऑफेंडेड? आपको ऐसा नहीं लगता कि उस लड़के ने आकर आपका अपमान किया? तो फिर क्रिस ने मुझे भी हल्की सी मुस्कुराहट दी और क्रिस ने मुझे 2 प्रश्न पूछे। क्रिस ने कहा कि जब उसने मुझे गधा कहा तो मैंने सोचा, डू आई हैव ए टेल? क्या मुझे पूंछ है? नहीं है। फिर क्रिस ने सोचा, उसने मुझे गधा कहा तो मैंने सोचा, डू आई प्रे लाइक ए डोंकी? क्या मैं गधे की तरह भौंकता हूँ? नहीं भौंकता, तो मैं कुत्ता या डोंकी नहीं हूँ। यदि क्रिस ने भी, फिर क्रिस मुझे बता रहा था कि यदि मैं भी, उस लड़के ने जब मुझे गधा कहा, यदि मैं भी अपने बाएं चढ़ाता तो मैं वाकई में डोंकी न होते हुए भी उसके कहने से डोंकी बन जाता। लेकिन क्रिस ने उसे किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया, रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? मुस्कुराहट दी। और फिर वो अपने सकारात्मक कार्यों में उलझा रहा, अपने सकारात्मक कार्यों में मसरूफ रहा। तो आज क्रिस शिकागो में एक अच्छा डॉक्टर है।
यदि उसने मान लो कि उस लड़के को रिएक्शन दिया होता, रिस्पॉन्स दिया होता, उसने भी यदि बाय चढ़ाई होती, तो वो गधे न होते हुए भी गधा बन जाता। इसलिए आज के सेशन का पहला सार है, आपको जीवन में कभी भी किसी को रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्स देना है। तो जेसिका कॉक्स ने भी वही किया। उसने जब स्कूल में सभी लोग उसका परिहास करते थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे, तो जेसिका ने सिंपल सी मुस्कुराहट देकर उन सभी को कहा कि आई वुड लाइक टू बी ए पायलट। और टीचर को ये जवाब बहुत अच्छा लगा और टीचर ने कहा, जेसिका प्लीज लर्न टू डू योर एक्टिविटीज बाय लेग्स। आप जितनी भी क्रिया करते हैं वो अपने पैरों के जरिए सीखना शुरू कर दीजिए। और जेसिका ने जैसे ही टीचर ने कहा वो सब शुरू कर दिया 5वीं कक्षा से। एंड यू विल बी astounded to hear, you will be flabbergasted to hearken that at merely at the age of 24 वो विश्व की पहली ऐसी पायलट बनी जो अपने पैरों के जरिए हवाई जहाज की उड़ान करती है। शी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंस्ड आर्मलेस पायलट। आज भी वो है, यदि आप गूगल पर जाकर उनका नाम सर्च करोगे, जेसिका कॉक्स दुनिया की पहली ऐसी पायलट है जो पैरों के जरिए हवाई जहाज की उड़ान करती है। बिकॉज शी हैड ए गोल एट ए वेरी स्मॉल एज इन हर लाइफ। वो जब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी ना, तब से उनके जीवन में क्या था, एक गोल था, एक लक्ष्य था। इसीलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंच सकी है। मैं आपको दूसरा इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। एक बार बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक कॉन्फ्रेंस थी बेंगलोर में। तो उस पूरे कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की 300 बेस्ट कंपनीज के 300 बेस्ट सीईओ उसमें शरीक होने वाले थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो कॉन्फ्रेंस के दिन सभी लोग अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर आने के लिए आ रहे थे। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक 18 साल का लड़का जीन्स और टी शर्ट पहनकर भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने के लिए जा रहा था। तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को लगा कि ये 18 साल का जीन्स और टी शर्ट पहन के लड़का कैसे इतनी बेस्ट कॉन्फ्रेंस में जा सकता है। तो उन्होंने उनको थामा, उनको रोका और कहा, तू कहाँ जाना चाहता है? तो लड़के ने बताया, मैं कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जा रहा हूँ। तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा, तू अंदर नहीं जा सकता। तो फिर वो लड़का साइड में जाकर बाहर किसी को फ़ोन करता है और जैसे ही फ़ोन करता है 1 मिनट के अंदर ही उस कॉन्फ्रेंस के अंदर से 4-5 सीईओ आ जाते हैं और उनकी अगुवाई करने लगते हैं। उस लड़के को शान और शौकत के साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ले जाते हैं। फिर वो कंपनी के जो 4-5 सीईओ थे वो उन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बताते हैं, आप जानते हैं आपने जिस लड़के को रोका वो कौन था? सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, नहीं हम नहीं जानते। फिर उस सीईओ ने बताया कि वो आज की इवेंट का गेस्ट स्पीकर है। आज की इवेंट का क्या है? He was the guest speaker of the 300 best company CEOs। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था। वो जब महज 14 साल का था तब उसके पास एक लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि मुझे पूरे दुनिया में एक ऐसी कंपनी की प्रस्थापना करनी है कि दुनिया में किसी को भी किसी भी किस्म का आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो मेरी कंपनी का कंसल्टेशन करे। वो जब महज 14 साल की उम्र था तब से उनके जीवन के अंदर ये लक्ष्य था। फिर आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। आप मुझे ये कहेंगे कि उनके पास कई रिसोर्सेस होंगे, उस लड़के के पास कई संसाधन होंगे। आप मुझे ये कहेंगे कि उस लड़के की पैदाइश और परवरिश बहुत ही अमीर, बहुत ही रईस, बहुत ही अभिजात परिवार में हुई होंगी। नहीं, वो लड़का औसत किस्म का व्यक्ति था। वो लड़का किसी सामान्य परिवार में उसका जन्म हुआ था। आप कहेंगे वो बहुत ही ईमानदार होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं, वो लड़का जब छोटा सा था तब बहुत ही नटखट था, लेकिन उसके जीवन में एक लक्ष्य था 14 साल की उम्र से ही। तो महज 3 साल के अंदर, जस्ट विद इन 3 years, उन्होंने ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी भी तैयार कर दी और महज 17 साल की उम्र में वो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है। तो जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाता है तो लोग उनको रोकते हैं
और कहते हैं कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो उसने पूछा क्यों? तो उनको बताया गया कि हिंदुस्तान में यदि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, यू नीड टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। इसलिए आपको 1 साल के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। उस लड़के ने कहा कि मैं 1 साल के लिए क्या 1 दिन के लिए भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। फिर उस लड़के ने रिसर्च किया तो उसको ये मालूम हुआ कि मैं हिंदुस्तान में बैठकर अमेरिका में मेरे नाम की कंपनी दर्ज करवा सकता हूँ, मेरे नाम की कंपनी का पंजीकरण मैं करवा सकता हूँ। तो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर अमेरिका में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जिसका नाम है ग्लोबल इनकॉर्पोरेशंस, मेयरली एट द एज ऑफ 17। और आज पूरी दुनिया में 12 देशों में उनकी कंपनी प्रचलित है। Why? Because he had a goal at a very small age in his life. आप जानते हैं उसका नाम क्या है? सुहास गोपीनाथ। क्या नाम है? सुहास गोपीनाथ। क्योंकि he had a goal in his life when he was barely 14 years of age. Right? नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उनकी उम्र 52 के इर्द गिर्द में थी, 52 के आसपास थी। He was approximately 52 years old जब वो गुजरात के सीएम बने। लेकिन उनके अंदर एक लक्ष्य था कि मुझे अंग्रेजी भाषा सीखनी है, क्योंकि अब मुझे देश और विदेश में जाकर प्रवचन करने होंगे। इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे इंग्लिश बखूबी बोलना सीखना है। तो यू विल बी एस्टाउंडेड टू हियर एट द एज ऑफ 52 पूरे गुजरात की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू किया। और आज हम सब इस बात से वाकिफ है कि वो बखूबी इंग्लिश भाषा में प्रवचन कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 52 डिस्पाइट हैविंग न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे अंग्रेजी में प्रवचन करना है, इसलिए वो ये कर सके। देखिए, जब आप एक लक्ष्य रखेंगे ना तो आपके जीवन में सफलता निष्फलता सब आएगी। ऐसा नहीं है कि निष्फलता मिलेगी तो आपको इस लक्ष्य से हट जाना है। सफलता और निष्फलता सब आपके दो आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। एडमंड हिलरी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाकर अपना परचम लहराना है। एडमंड हिलरी, तो वो एक बार तो माउंट एवरेस्ट पर जा रहे थे लेकिन निष्फल होकर वापस आना पड़ा। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? जैसे ही माउंट एवरेस्ट से नीचे आए और बेस कैंप पर खड़े खड़े रहकर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को ललकारा और कहा कि ऐसे माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन। एक पर्वत होने के नाते तू ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते मैं ग्रो कर सकता हूँ। और 1953 में एडमंड हिलरी ने अपने इस सपने को साकार करके दिखाया। क्या था इसका वजह? बिकॉज ही हैड ए गोल इन हिज लाइफ। क्या था उनके पास? एक मकसद था, उनके पास एक लक्ष्य था। यदि आपके जीवन में भी एक ऐसा लक्ष्य होगा तो आप यकीनन सफल बन पाओगे, लेकिन उसके लिए आपके जीवन में एक लक्ष्य होना बेहद अनिवार्य है। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत भी कड़ी करनी होगी आपको। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। संस्कृत में भी ये कहा गया है, सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुत सुखम। जो भोग विलास और सुख वैभव में लैलीन है उसको कहाँ से विद्या अर्जित होगी? और जिसको विद्या अर्जित करनी है उसके लिए भोग विलास सुख सब कहाँ से? यदि आपको विद्या अर्जित करनी है तो आपको मेहनत कड़ी करनी ही होगी। यदि आप फिलहाल 3-4 साल के लिए कड़ी मेहनत करोगे तो पूरी जिंदगी आप आरामदायक जिंदगी जी सकोगे। यदि 3-4-5 साल के लिए यदि आप चौकन्ना रहेंगे तो पूरी जिंदगी आप आराम से सो सकोगे। लेकिन यदि इस उम्र में आप सोने के लिए रहे तो पूरी जिंदगी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। द चॉइस इज योर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? 3-4 साल के लिए आपको मेहनत करनी है या बाकी की पूरी जिंदगी मेहनत करनी है?
द चॉइस इज योर्स। इसलिए थोड़े समय के लिए आपको एक लक्ष्य रखकर कड़ी मेहनत करनी ही होगी। देखिए, जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होगा ना, इतनी कड़ी मेहनत और इतने आपके विचारों की शुद्धि होना बेहद अनिवार्य है। मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि आप गाड़ी में बाइक लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और बाइक के अंदर मिलावटी ईंधन आ चुका, मिलावटी फ्यूल आ चुका, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको गाड़ी को धक्का लगा कर जाना होगा, राइट। लेकिन मान लो कि आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, आप फ्लाइट की यात्रा करते हो और फ्लाइट के अंदर मिलावटी ईंधन आ गया, तो क्या आप फ्लाइट को, हवाई जहाज को धक्का लगाने के लिए जाएंगे? नहीं जा सकेंगे ना। जितनी आपको ऊंची उड़ान भरनी हो, उतने आपके विचार शुद्ध होना बेहद जरूरी है। जैसे ही जितनी उड़ान आपको ऊंची भरनी हो, उतना गाड़ी का फ्यूल शुद्ध होना बेहद जरूरी है। वैसे ही आपका लक्ष्य जितना ऊंचा हो, उतने ही आपके विचार शुद्ध होना बेहद जरूरी है। तो ये बात हो गई लक्ष्य की। अब मैं टॉपिक को थोड़ी सी करवट देना चाहता हूँ। आपके पास एक लक्ष्य भी होगा, आप कड़ी मेहनत भी करते होंगे, लेकिन यदि आपके दिल के अंदर किसी भी किस्म का खौफ है, किसी भी किस्म का डर है, किसी भी किस्म का फियर है, तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। मान लो कि अभी आपकी थोड़ी देर में ही बोर्ड एग्जाम्स आएगी, राइट। आपने अच्छी तरह से मेहनत की है, लेकिन यदि आपके अंदर डर है, तो आप जितनी भी पढ़ाई की होगी वो भूल जाएंगे। आपके अंदर डर क्या करता है जानते हो? आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स को बहुत कम कर देता है। इसलिए आपको खौफ के साथ नहीं जीना, निडर होकर एग्जाम्स की तैयारियां करनी है। तो अब हम टॉपिक को थोड़ा करवट देना चाहेंगे, ठीक है। पहले हमने बात कर ली लक्ष्य पर। एक लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए कड़ी मेहनत करना भी बेहद अनिवार्य है। अब हम बात करना चाहेंगे खौफ के विषय में, डर के विषय में, फियर के विषय में। आप सभी को अभी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट। आपने अच्छी तरह से प्रेपरेशंस भी किए होंगे, लेकिन यदि आपके अंदर किसी किस्म का डर है, तो आप जितनी भी आपकी क्षमताएं होगी उससे बहुत कम हो जाएगी। फियर ड्रेस्टिकली डिक्रीजेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स। इसलिए आपको किसी किस्म का डर नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? खौफ नहीं रखना है। यदि आप बेखौफ होकर, निडर होकर परीक्षा देंगे, इम्तिहान देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की और सफलता आपको मिलेगा। इस पर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बहुत ही सत्य दास्तान आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों ने स्टीवन कवी का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्विंटेड विद द नेम स्टीवन कवी? किसी ने सुना है? कोई बात नहीं। ही इज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नाम सुना है किसी ने इस पुस्तक का? बहुत लोगों ने सुना है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें स्टीवन कवी ने ऐसा नहीं है कि अपने विचार प्रकटित कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको रात को 12 बजे जो विचार आए वो उसमें उल्लेखित कर दिए हैं। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बेस्ट सीईओज पर ये अध्ययन किया है, ये रिसर्च किया है। जितने भी इस दुनिया में सफल और निष्फल लोग हैं, सभी पर उन्होंने रिसर्च करके इस पुस्तक को लिखा है। आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स यू गाइस रीड दिस बुक। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, रियल कहानी है। अमेरिका में जब किसी को भी मृत्यु दंड दिया जाता है, तो अक्सर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाने वाला था 7 दिन के पश्चात। तो उनको आगाह किया गया था कि 7 दिन के पश्चात आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो रिसर्चर्स थे उनको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति पर हमें एक रिसर्च करना है। तो उन्होंने गवर्नमेंट में जाकर गवर्नमेंट की एक छुट्टी ले ली कि इस व्यक्ति पर हम एक प्रकार का अभ्यास करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को हम इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए नहीं, लेकिन एक जहरीले सांप के काटने से इसकी मृत्यु हम करेंगे। वैसे तो उस व्यक्ति को मरना ही था 7 दिन के बाद। तो उस व्यक्ति को भी आगाह किया गया कि 7 दिन के पश्चात
आपकी मृत्यु एक जहरीले सांप के काटने से की जाएगी। उसको ये बताया गया कि देखिए इलेक्ट्रिक शॉक में जो 30 सेकंड के लिए 45 सेकंड के लिए आपको थोड़ी सी भी पीड़ा होगी, लेकिन ये सांप इतना जहरीला है कि जैसे ही आपको काटेगा तत्क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको किसी भी किस्म की पीड़ा नहीं होगी। तो उस व्यक्ति जिसको ये सांप काटने वाला था उसने भी सहमति जताई और 7 दिन हो गए और 7वें दिन उस व्यक्ति को एक चेयर पर बिठाया गया और उसके सामने कई लोग बैठे थे और उसके सामने एक बॉक्स में से, एक संदूक में से एक जहरीले सांप को निकाला गया। वो व्यक्ति सब देख रहा था और सामने कोई एक व्यक्ति कमेंट्री दे रहा था और कहता था, देखिए अब सांप आपके बहुत करीब आ रहा है, थोड़ी देर में ही सांप आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही सांप बहुत करीब आने लगा तो उस व्यक्ति को उनकी आंखों पर एक पट्टी बांधी गई, एक घनी पट्टी बांधी गई, सो ही कैन नॉट सी हाउ क्लोज द स्नेक हैज कम टू हिम। उसको एक पट्टी बांधी गई। फिर कमेंटेटर कमेंट्री दे रहा था, देखिए अब द स्नेक इज अप्रोचिंग क्लोज टू यू, स्नेक बहुत करीब आ चुका है। और जैसे ही ने उस कमेंटेटर ने कहा कि अब सांप ने आपको काट लिया है, उसी वक्त कोई एक व्यक्ति आता है और ग्लूकोज का इंजेक्शन उस व्यक्ति को दे देता है। सांप नहीं काटता, क्या करता है, ग्लूकोज का एक इंजेक्शन उस व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है। तत्क्षण ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर इस पर पूरी तफ्तीश की गई, पूरी छानबीन की गई, पूरी पड़ताल की गई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया। उसमें ये मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण ये है कि उसकी खून के अंदर, उसके ब्लड के अंदर पॉइजन मिल चुका था। क्या मिल चुका था? उसके खून के अंदर जहर मिल चुका था। फिर मेरा आपको ये प्रश्न है, उसको जहर का इंजेक्शन भी नहीं दिया गया, उसको सांप ने भी नहीं काटा, तो फिर उसके खून के अंदर जहर कैसे आ गया? उसके खून के अंदर जहर कैसे आ गया? उसका कारण क्या है? उसका सबब क्या है? उसका माइंड है। उसके माइंड के अंदर पहले जहर आ चुका था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, वो डिस्टिल्ड वाटर को भी, डिस्टिल्ड पानी को भी जहर में तब्दील कर सकता है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है। और इससे विपरीत दास्तान में आपको सुनाता हूँ मीराबाई की। आप सभी मीराबाई के नाम से अच्छी तरह से सुपरिचित होंगे। उनको जब राणा जी ने जहर दिया, राणा ने जब उनको पयस के अंदर, दूध के अंदर जब उनको जहर मिलाया गया, गरल मिलाया गया, तो मीराबाई ने ये नहीं सोचा कि मुझे जहर दिया जाता है, मीराबाई ने ये नहीं सोचा कि मुझे गरल दिया जाता है। उन्होंने यही सोचा, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। क्या है? तो उन्होंने जहर को प्रसाद समझकर पिया। तो यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्टन कि वो जहर भी अमृत में तब्दील हो चुका। क्या हुआ? वो जहर भी अमृत में तब्दील हो चुका। एक ही माइंड, देखिए माइंड की शक्ति तो आप देखिए, माइंड डिस्टिल्ड वाटर को जहर में तब्दील कर सकता है और जहर को अमृत में तब्दील कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे माइंड के अंदर है। इससे मैं कहना ये चाहता हूँ, आप सभी के अंदर असीम प्रसंभावनाएं हैं, आप सभी के अंदर प्रसीम क्षमताएं हैं। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, उस पर आपका नतीजा मिलेगा। इम्तिहान के दौरान आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स कैसा है? यदि आप भय में होंगे, निडर नहीं होंगे, तो आपकी जितनी क्षमताएं है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए आपको एग्जाम्स देनी है, लेकिन निडर होकर आत्मविश्वास के साथ एग्जाम्स देनी है। कबीरदास जी ने भी ये लिखा है, चिंता से चतुराई घटे। क्या घटे? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। कबीर जी ने भी इस बात को प्रूफ किया है। चिंता चीता समान है, चिंता चीता समान है, चित्त में धरिए धीर,
चिंता चीता समान है, चित्त में धरिए धीर, चीता में एक बार जले, चिंता में सुबह शाम निश दिन। चीता में आप एक ही बार जलते हैं जब मरते हैं तब, लेकिन चिंता में सुबह शाम निश दिन। चीता और चिंता में एक ही बिंदु का अंतर है। चीता और चिंता में एक ही बिंदु का अंतर है। क्या अंतर है जानते हैं? चीता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। इसलिए आप सोचिए कि चिंता रखनी है या नहीं, आपको नहीं रखनी है ना। इसलिए निडर होकर आपको अपनी प्रेपरेशंस करनी है। जिंदगी में कई किस्म के पहलू आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आपको निडर होकर जीना है। अब मैं इस बात को दूसरा करवट देता हूँ। मान लो कि आपने एक लक्ष्य भी रखा है, कड़ी मेहनत भी की है, और आप शायद एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए, एक आर्किटेक्ट बन गए, एक आईपीएस आईएएस बन गए, लेकिन आपके जीवन में यदि ईमानदारी नहीं है, यदि आपके जीवन में चारित्र नहीं है, यदि आपके जीवन में शराफत नहीं है, यदि आपके जीवन में ईमान नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। जिंदगी में आप कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। आप चाहे किसी भी किस्म के किरदार को निभाते हो, फिर वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर क्या हो, लेकिन यदि उसमें ईमान नहीं है, यदि उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो आपका वो किरदार निकम्मा है, निरर्थक है, व्यर्थ है, निष्फल है। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है वो ईमानदारी के साथ करना है। इस सोसाइटी में हमें महज डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है। इस सोसाइटी में हमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईपीएस आईएएस पॉलिटिशियंस की दरकार नहीं है, लेकिन हमें ऐसे पॉलिटिशियंस चाहिए, हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए, हमें ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो, जो धर्मनिष्ठ हो, जो ईमानदार हो। मैं आपको कहता हूँ, देखिए, यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति चोरी करेगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 रुपये की चोरी करेगा। लेकिन आप लोग इसमें जितने भी पढ़े लिखे होंगे, यदि वो चोरी करेंगे ना, तो 500,000 रुपये की नहीं करेंगे, 500,000 करोड़ की चोरी करेंगे। इसलिए आपको पढ़ने के साथ, एजुकेशन के साथ आपको ईमानदार होना, चारित्रवान होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप चारित्रवान नहीं होंगे तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और इसके लिए आपको अपने पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करना है, उस नॉलेज को विजडम में तब्दील करना है, और इस विजडम को कैरेक्टर में तब्दील करना है। आप में से कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? सभी ने सुना है ना। जब स्वामी विवेकानंद जी एक मर्तबा विदेश की भूमि पर गए थे, एक बार जब विदेश में गए थे, तो किसी विदेशी ने आकर स्वामी जी को कहा, डोंट यू हैव गुड टेलर्स इन इंडिया हु कैन स्टिच गुड क्लोथ्स फॉर यू? क्या आपके देश में कोई अच्छे दर्जी नहीं है जो आपके लिए अच्छे कपड़े की सिलाई कर सके? क्योंकि विवेकानंद जी हमारे जैसे लिबास धारण करते थे, हमारे जैसे परिधान धारण करते थे। ये कपड़े की विशेषता ये होती है कि वो सीले हुए नहीं होते, दे आर नॉट स्टिच्ड। तो किसी ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि आपके देश में ऐसे कोई अच्छे दर्जी नहीं है जो आपके लिए अच्छे कपड़े की सिलाई कर सके। फिर विवेकानंद जी ने उनको सामने ये प्रश्न पूछा, व्हाट डू वेल स्टिच्ड क्लोथ्स डू फॉर यू? अच्छे सिले हुए कपड़े आपके लिए क्या करते हैं? फिर उस व्यक्ति ने, उस विदेशी ने जवाब दिया, इट मेक्स योर पर्सनैलिटी, वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया है वो गौरतलब है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मे बी इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स ए मैन, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन। व्हाट? कैरेक्टर मेक्स ए मैन। शायद तुम्हारे और हमारे देश में यही इम्तियाज है कि तुम्हारे देश में शायद एक दर्जी व्यक्ति का निर्माण करता है, लेकिन हमारे देश में चारित्र व्यक्ति का निर्माण करता है। चारित्र के अंदर ये ताकत है, चारित्र के अंदर एक ऐसा पुलिंग पावर है, एक ऐसा अट्रैक्शन पावर है कि पूरी दुनिया आपके पास आएगी, आपको किसी के पास नहीं जाना होगा।
देखिए, मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि आपके पास शायद बुद्धि होगी, नॉलेज होगा, स्किल होगा, मनी पावर होगा, आपके पास पोस्ट पोजीशन होगा, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं दे सकते कि पूरी दुनिया आपके पास आकर्षित होकर आएगी। लेकिन मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पास यदि चारित्र है तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी, पूरी दुनिया आपके सामने आएगी। चीनी होती है ना, चीनी, यू गाइस नो व्हाट इज शुगर, राइट? चीनी, शक्कर। चीनी ने कभी भी एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा आपने? ये विज्ञापन, ये इश्तिहार करते हुए देखा चीनी ने चींटी को कि मेरे पास मिठास है, यदि तुझे मिठास लेनी है तो मेरे पास आ जा? चीनी ने ऐसी कभी भी इश्तिहार की नहीं की। यदि चींटी 100 में मंजिले पर होगी, 100 में मंजिले पर होगी और चींटी को मालूम हुआ कि नीचे के फ्लोर पर यदि चीनी है तो चींटी 100 में मंजिले से नीचे चीनी के पास आएगी। क्यों? क्योंकि चीनी के पास क्या है? मिठास है। क्या है? मिठास है। वैसे ही यदि आपके जीवन में चारित्र होगा तो पूरी दुनिया आपके पास आकर्षित होकर आएगी। आपके जीवन में चारित्र होना बेहद जरूरी है। देखिए, आप में से कितने लोगों ने खेती का काम किया है? फार्मिंग का काम किसी ने किया है इसमें से? कृषि का काम किसी ने नहीं किया? चिंता मत करना, मैंने भी नहीं किया। लेकिन यदि आपने देखा होगा शायद कि कोई भी किसान जब फसल को पैदा करता है ना तो उसके इर्द गिर्द में एक फेंसिंग होती है, राइट? एक बाउंड्री होती है ना। क्यों? क्योंकि उस फसल का नाश कोई भी पशु आकर न करे, राइट? इसलिए वो किसान अपने फसल जितनी भी होती है उसके इर्द गिर्द में एक बाउंड्री रखता है, एक सीमा रखता है, एक परिधि बना लेता है ताकि बाहर का कोई भी पशु आकर उस फसल को नष्ट न कर ले। लेकिन क्या आप इस बात से जानकार है कि किसान जब तंबाकू की खेती करता है, जब तंबाकू की खेती करता है किसान, तो उसमें फेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें बाउंड्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसान को भी ये मालूम है कि कोई भी पशु अंदर आकर तंबाकू का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि सब पशु ये जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंसान ही एकमात्र ऐसा पशु है जो बखूबी जानता है कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी इंसान ही एकमात्र ऐसा पशु है जो तंबाकू का सेवन करता है। सबसे मूर्ख प्राणी जो गधा होता है ना, वो भी तंबाकू का सेवन नहीं करता। और हम अपने आप को इतने बुद्धिशाली मानते हैं, इतने सभ्य मानते हैं, इतने विवेकी मानते हैं, हमारे अंदर ये ज्ञान भी नहीं है कि क्या हमारे लिए लाभदायक है और क्या हमारे लिए नुकसान कारक है। इसलिए यदि आपके जीवन में चारित्र होगा, विवेक होगा, तो आप यकीनन सफल बनकर रहोगे। आप में से कितने लोगों ने विंस्टन चर्चिल का नाम सुना है? बहुत लोगों ने सुना है ना। ये विंस्टन चर्चिल एक ऐसी शख्सियत है, जब हिटलर ने जब लंदन पर 300 फाइटर प्लेन के जरिए लंदन पर अटैक किया था, तब पूरे लंदन में तबाही मच गई थी। तब ये विंस्टन चर्चिल यही शख्सियत है जिन्होंने इंग्लैंड को फतेह की डगर दिखाई थी। ये वही शख्सियत है जिन्होंने इंग्लैंड को दूसरे विश्व युद्ध में विजय दिलवाई थी। ये वही शख्सियत है जिन्होंने इंग्लैंड के इकबाल को बुलंद किया था। ये वही शख्सियत है जो इंग्लैंड के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये वही शख्सियत है जो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही शातिर था। ये विंस्टन चर्चिल इतना पावरफुल था, फिर भी जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, जब ब्रिटेन की रियासत हिंदुस्तान की सरजमीन पर थी, तब ये विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड में अपने ऑफिशियल्स को अपनी ऑफिस में बुलाता है और सबको कहता है कि आप सभी लोग अब हिंदुस्तान में जाकर अलग अलग प्रांत के गवर्नर्स होंगे। आपको हिंदुस्तान में जाकर जो कुछ भी करना है वो कीजिए, लेकिन एक काम मत करना। किसी ने पूछा कौन सा काम नहीं करना, तो विंस्टन चर्चिल ने ये बताया कि आप गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बातचीत भी न करना। किसी ने पूछा क्यों उनके साथ बातचीत भी न की जाए, फिर विंस्टन चर्चिल ने जो जवाब दिया है वो गौरतलब है। चर्चिल ने बताया कि गांधी जी और सरदार पटेल की पर्सनैलिटी
इतनी पावरफुल है, उनका जीवन इतना निष्कलंक है, वो इतने चारित्रवान निष्कलंक जीवन जीते हैं कि वो आपको कहेंगे कि आपको ब्लैंक पेपर पर दस्तखत करनी है, साइन करनी है, और आप विवश होकर उस ब्लैंक पेपर भी साइन कर लेंगे, क्योंकि उनका जीवन इतना चारित्रवान है कि आप उनके ऑरा के अंदर आ जाएंगे। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने सभी को ये नसीहत दी, ये मशवरा दिया कि गांधी और सरदार पटेल के साथ बातचीत भी न करना। फिर वो लोग भारत में जाते हैं और फिर 1930 में विंस्टन चर्चिल पहली मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है, तो वो गांधी जी के साथ मीटिंग करता है, लेकिन गांधी जी से आंख मिलाकर आंख बात भी नहीं कर सकता। और वो अपने इंटरव्यू में बताता है, क्योंकि गांधी जी का इतना चारित्रवान जीवन था कि मैं गांधी जी की आंखों से आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता। ये विंस्टन चर्चिल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिटलर से नहीं डरता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ हिटलर बट आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। मैं हिटलर से नहीं डरता, लेकिन हिंदुस्तान का जो आधा नंगा फकीर है उससे मुझे डर लगता है। क्यों? इसका सबब क्या है? बिकॉज ऑफ द स्पॉटलेस कैरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी। इसलिए आपके जीवन के अंदर चारित्र होगा तो आप यकीनन सफल बन के रहोगे। इसका एक नेगेटिव एग्जाम्पल मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों ने जिम कॉलिंस का नाम सुना है? सुना है किसी ने? उसने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाउ द माइटी फॉल। हाउ दी, इस दुनिया में जितने भी धनुर्श्रेष्ठ लोग हो चुके हैं उनके जीवन में गिरावट कैसे आई है, उन पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बहुत ही रिसर्च करके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उन्होंने इसमें उल्लेखित किए हैं। और उस पुस्तक में वो लिखते हैं, गौर से सुनना, इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि आई हैव सीन पीपल ऑन दिस अर्थ who would put their feet on earth and the earth would tremble। मैंने इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो इस पृथ्वी पर कदम रखेंगे और पूरी पृथ्वी कांपने लगेगी, थिरथिराने लगेगी। ऐसे भी लोग मैंने इस पृथ्वी पर देखे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं, आई हैव सीन पीपल ऑन दिस अर्थ whose single phone call could shatter the economy of many countries। मैंने इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग देखे जिनके एक फोन कॉल मात्र से अनेक देशों की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। आगे वो लिखते हैं, मैंने इस पृथ्वी पर आई हैव सीन पीपल ऑन दिस अर्थ whose single eyesight would plunder the government of many countries। मैंने इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके एक इशारा मात्र से अनेक देशों की सरकार में गिरावट आ जाती है, अनेक देशों की गवर्नमेंट में हाहाकार मच जाता है। ऐसे भी लोग मैंने इस पृथ्वी पर देखे हैं। फिर अंत में वो लिखते हैं कि आई हैव सीन पीपल ऑन दिस अर्थ whose single sneeze will bring Wall Street a fever। मैंने इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी एक छींक मात्र से पूरे वॉल स्ट्रीट को बुखार आ जाता है। ऐसे भी पावरफुल लोग मैंने इस पृथ्वी पर देखे हैं। फिर आगे वो कहते हैं, वो गौर से सुनना, इतने पावरफुल लोग मैंने इस पृथ्वी पर देखे हैं, फिर भी वो लिखते हैं आगे, आउट ऑफ दैट मैनी पीपल आर इन जेल राइट नाउ। उसमें से कई लोग आज कारागार में है, आज सलाखों के पीछे है, आज कैद खाने में है। आउट ऑफ दैट मैनी पीपल आर बैंकरप्ट नाउ। उसमें से कई लोग आज दिवालिया हो चुके हैं। आउट ऑफ दैट many people are completely oblivious of their prestige। उसमें से कई लोगों को आज एक सुई की नोक के बराबर भी प्रतिष्ठा नहीं है, प्रेस्टीज नहीं है। उसका कारण ये लिखते हैं, उसका सबब वो बताते हैं अपने इस पुस्तक में। वो अपने जीवन में संकीर्णन करने जैसा है। एक ही वाक्य में वे उसका उत्तर बताते हैं, अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर। व्हाट इज द आंसर? अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर। रीति नियम सिद्धांतों उसूलों को अतिक्रमण करके अधिक धन प्राप्त करने का दीवानापन। क्या? रीति नीति नियमों सिद्धांतों और उसूलों का अतिक्रमण करके अपने जीवन में अधिक धन प्राप्त करने का दीवानापन।
इसकी वजह से वो कहते हैं कि मैंने इतने पावरफुल लोग इस पृथ्वी पर देखे हैं, फिर भी अपने जीवन में आज जेल के अंदर है, कारागार के अंदर है, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कैरेक्टरलेस लाइफ। आप में से कितने लोगों ने डोमिनिक स्ट्रेस कॉर्न का नाम सुना है? किसने सुना है? शॉर्ट में उनको DSK कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आज भी जीवित है और फ्रांस में है। वो एक मर्तबा वो अक्सर सकारात्मक रूप से सुर्खियों में रहते थे, इतने पावरफुल थे, इतने प्रेस्टीजवान थे कि पूरी दुनिया में उनका पॉजिटिव रूप से नाम था। एक मर्तबा वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वो रह चुके हैं। और 2012 में जब फ्रेंच का नेशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला था तो 75% लोगों का ये मानना था कि DSK विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। 75% ऑफ द पीपल बिलीव्ड कि DSK फ्रांस के अगले प्रेसिडेंट होंगे। इतने पावरफुल थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना घटी जब वो अमेरिका में थे तो किसी होटल में वो थे और रात को ठहरे थे, और रात में जो होटल की जो मेड आती है उनके साथ उनका एक ऐसा अनबनाव बना कि वो मेड रूम के बाहर चिल्लाते चिल्लाते आती है और उस मेड ने DSK पर लॉसूट फाइल किया। अभी तो ये प्रूव नहीं किया था कि DSK ने इस लड़की के साथ ऐसा अनबनाव किया है, सिर्फ लॉसूट फाइल हुआ था। फिर भी DSK का पूरा पॉलिटिकल कैरियर वहीं पर समाप्त हो चुका, उनका पूरा राजनीतिक कारोबार वहीं पर समाप्त हो चुका। क्या कारण है इसका? चारित्रहीन जीवन। अभी तो प्रूव भी नहीं हुआ था, लॉसूट फाइल हुआ, इतने में उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो चुका। और आज वो किसी औसत कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में एक सामान्य सी जॉब करते हैं। एक दिन वो फ्रांस के प्रेसिडेंट होने वाले थे, लेकिन चारित्र के साथ खिलवाड़ किया तो चारित्र ने उनको बिगाड़ दिया। यदि आप चारित्र के साथ खिलवाड़ करेंगे तो चारित्र कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप चाहे जितने भी बड़े हैं, देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप में मान लो कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स। मान लो आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड के चेयरमैन हो 50 सालों से, मान लीजिए, फिर भी आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर अंगुली डालेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको आपकी रक्षा करेगा? मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड के चेयरमैन है, गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड के 50 सालों से चेयरमैन है, लेकिन आपने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर मेरी अंगुली डालूंगा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ये सोचेगा अरे ये तो गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड के चेयरमैन है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए? करेगा कुछ? इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वैसे ही आप चाहे कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अरे संत हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो, लेकिन यदि आपने चारित्र के साथ खिलवाड़ की तो चारित्र को ये मालूम नहीं है आपका पोस्ट, पोजीशन और पावर क्या है। चारित्र आपको दूर दूसरित कर देगा। इसलिए चारित्र के साथ कभी भी अपने जीवन में खिलवाड़ न करना, यदि आपको जीवन में सफल बनना हो तो। द वर्ल्ड इज राउंड, इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर टू हाइड आवर रॉन्ग्स। ये पूरा विश्व गोल है, इसलिए पूरे विश्व में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां आप अपने पाप को छिपा सके। तुलसीदास जी ने भी ये लिखा है ना, पर्दन पत्थर मानिए परत्रिया मात समान, इतने से हरि न मिले तो तुलसीदास जी जमान। इसलिए यदि अपने जीवन में आप चारित्र को संजोए रखेंगे तो यकीनन आपके जीवन में सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। अंत में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। चारित्र का नष्ट कौन करता है, चारित्र को नाश कौन करता है? वो है इंटरनेट। क्या है आज के युग में? क्या है? देखिए ये एक ऐसा विषय है, इस पर 2-3 घंटे के लिए चर्चा हो सकती है, लेकिन समय का लिहाज करते हुए, समय की पाबंदी है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में ये एग्जाम्पल सुनाना चाहता हूँ कि
इंटरनेट कैसे आपके चारित्र को ख़त्म करता है। इस पर बहुत रिसर्च किया गया है, लेकिन मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल साझा करना चाहता हूँ। प्राइवेसी के मद्देनज़र मैं शहर का नाम तब्दील कर देता हूँ, ठीक है। इंदौर शहर में एक पति पत्नी रहते थे। इंदौर शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पिछले 15 सालों से उनकी निकाह हो चुकी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, और अभी दोनों की उम्र शायद 45 के इर्द गिर्द में थी। घर पे एक 13 साल का लड़का भी था। 45 साल की उम्र थी पति पत्नी की, और घर पे 13 साल का एक लड़का था। लेकिन ये दोनों पति पत्नी कम नसीब, ये पति ऑनलाइन के जरिए किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर में था, और ये जो पत्नी थी वो भी ऑनलाइन के जरिए किसी दूसरे पुरुष के साथ अफेयर चल रहा था। ये पति पत्नी होने के नाते भी दोनों का किसी दूसरे स्त्री और पुरुष के साथ अफेयर चल रहा था। देखिए, आज तो सोशल मीडिया का युग हो चुका है, तो सोशल मीडिया पर कोई लोग अपना रियल फोटो भी नहीं रखते, अपना डुप्लीकेट या किसी दूसरे का फोटो रखकर किसी को डेटिंग करने चले जाते हैं, या फिर अपने ही फोटो रखते हैं, इतना मेकअप करके फेसबुक पर रख देते हैं कि आप रियल में जब उनको देखें तो वो व्यक्ति अलग से ही दिखता है। यदि आपको देखना है, किसी व्यक्ति को खूबसूरत देखना है, तो उनके फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर को आप देख लीजिए, और यदि किसी व्यक्ति को आपको बदसूरत देखना है तो उनके आधार कार्ड के पिक्चर को आप कंपेयर कर लीजिए। आप उनके फेसबुक और आधार कार्ड पिक्चर को कंपेयर करना, आकाश जमीन का फर्क होगा, राइट। तो ये पति अपनी आइडेंटिटी चेंज करके किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर में चल रहा था। ये पत्नी भी किसी पुरुष के साथ उसका अफेयर चल रहा था। दिस इज ए रियल स्टोरी, ओके। दोनों ने 1-2 सालों तक डेटिंग शुरू रहा, दोनों का अफेयर शुरू रहा। उन्होंने सोचा कि हम मुंबई शहर में जाकर एक होटल पर, एक समय पर, एक टेबल पर, इतने समय पर हम मिलेंगे और वहाँ जाकर अपना प्रेम का साक्षात्कार करेंगे। तो दोनों सोचते कि हम 2 बजे वहाँ जाकर मिलेंगे। तो ये लड़का उस लड़की को देखने के लिए इतना बेसब्र था, इतना बेताब था कि वो 2 बजे से पहले 1:55 पर वहाँ जाकर बैठ जाता है, 5 मिनट्स बिफोर द टाइम वहाँ जाकर। वैसे तो ये लड़के के शरीर में से इतनी बदबू आ रही थी हर दिन, तो मोहल्ले के सभी लोग उससे 200 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे। लेकिन आज इतना परफ्यूम लगाकर सज धज के आ गया था कि जाने अब उसको उस लड़की का दीदार करना है ना, इसलिए सब परफ्यूम लगाकर आ गया था। वैसे ये लड़का हर दिन काले सांड जैसा काला था, सांड जैसा काला था, लेकिन फिर भी इस लड़के को उस लड़की का दीदार करना है, इसलिए इतना मेकअप करके आ गया था कि गधे जैसा सफ़ेद लगने लगता था। तो वो वहाँ जाकर 1:55 मिनट को बैठ गया, और ये लड़की जो थी वो भी भैंस जैसी काली थी, लेकिन फिर भी इस लड़के का दीदार करने के लिए वो भी इतना मेकअप करके आ जाती है कि अब गधी जैसे लगने लगे। तो दोनों 1 घंटे और 55 मिनट पर वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। 5 मिनट पहले आप सोचेंगे कि एक दूसरे के प्रेम के लिए इतने बेताब होंगे कि, लेकिन जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं टेबल पर जाकर 1 घंटे और 55 मिनट पर, दोनों नीचे देखने लगते हैं। फिर वो लड़की उस लड़के को कहती है, क्या तू वही काला सांड है जिसको हर दिन में घास खिलाती हो? फिर उस लड़के ने जो जवाब दिया वो आप सुनना। उसने कहा, वो तो वही काला सांड, लेकिन आज एक गधी का दीदार करने के लिए गधा बन के आया। आप जानते हो वो दोनों कौन थे? वो दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ थे, जो इंदौर में रहते थे। दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे, और यू विल बी एस्टाउंडेड टू हियर, 1 ही मिनट के अंदर उसी होटल में तत्क्षण उनका तलाक हो चुका, ऑन द स्पॉट उनका डिवोर्स हो चुका। क्या कारण है? सोशल मीडिया, ओवर एक्सपोजर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इससे भी आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, वो दोनों पति पत्नी पिछले 1 साल से वर्क फ्रॉम होम अपने घर पे कर रहे थे। एक ही घर में रहकर 1 साल से ये कारोबार उनका चलता था। दोनों सोच रहे थे कि हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से ये सिलसिला शुरू था।
और आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। उनका जो 13 साल का लड़का था, इसको जब इस बात का मालूम हुआ 2 दिन के बाद, उस लड़के ने आत्महत्या कमिट कर ली। ही कमिटेड सुसाइड। उनका पूरा जीवन तबाह हो चुका। व्हाट इज द रीजन? ओवर एक्सपोजर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। पिछले 1 साल से जो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उसका वेतन, उनकी तनख्वाह आज उनको मिली। क्या मिली? डिवोर्स मिला। एक इकलौता लड़का उनका आत्महत्या करके मर गया। इसलिए मैं आप सभी को चौकन्ना रखना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से आप बहुत ही सावधान रहना। आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस नॉट टू यूज इंटरनेट, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद इट। इसलिए आज के हमारे टॉपिक का यही सार है कि जीवन में एक लक्ष्य रखना है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है, और इसके लिए हमें चारित्रवान बनना है। और अंत में आपको यदि जिंदगी में सफल बनना है तो भगवान को साथ में रखना है, भगवान पर अटूट विश्वास रखना है, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखनी है। When you run alone, it is called a race. When you run alone, it is called a race. But when God runs with you, it is called a grace. When you run alone, it is called a race. But when God runs with you, it is called a grace. अब नक्की कीजिए आपको क्या करना है। Hence, add G of God to your race, and it will become a grace. How wonderful that is, right? इसलिए आपको भगवान को साथ में रखना है। अंत में हमें यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। It was a magnanimous delectation being in front of you guys. दोबारा हम किशन भाई, जिग्नेश भाई, राम भाई, तुषार भाई, आशीष भाई सभी के शुक्रगुजार हैं। हमें यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हुई, और आपके आगामी बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम भगवान के अंग्री सरोज में ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपको सफल बनाए, सभी तरह से सफलता प्रदान करें। May the boundless refuge of God perpetually keep you guys thriving and bustling, and may He bestow you the strength, may He bestow you the grit and fortitude to scuffle all the impediments in your life. Jai Swaminarayan Samiyo.